नमस्कार दोस्तों, मैं उदय VNKD स्टडी पोर्टल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम सब इस वीडियो में सामाजिक एवं ग्रामीण परिवेश के अंतर्गत ग्रामीण विकास एवं भूमि व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, यदि आप यूपी राजस्व या चकबंदी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और दोस्तों, यदि आप अभी चैनल पर नए विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम सब शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम सब ग्रामीण विकास के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं हम सब। देखिए, हमारी जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग गांव में निवास करता है और मुख्यतया कृषि के माध्यम से ही अपनी आजीविका चलाता है। भारत की संपूर्ण श्रम शक्ति का 70% भाग खेती के कार्यों में लगा हुआ है। तो देखिए, हमारी जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग गांव में निवास करता है और मुख्यतया कृषि के माध्यम से ही अपनी आजीविका चलाता है। भारत की संपूर्ण श्रम शक्ति का 70% भाग खेती के कार्यों में लगा हुआ, इसे आप याद रखिएगा। और दोस्तों देखिए, इसीलिए जो है भारत को गांव का देश भी कहा जाता है। आगे हम सब देखते हैं, राष्ट्रीय आय का 50% भाग उत्पन्न किया जाता है। स्वाभाविक है कि जिस राष्ट्र के 72% से अधिक लोग गांव में निवास करते हैं, कृषि के आधार पर अपनी आजीविका चलाते हैं। तो देखिए, राष्ट्रीय आय का 50% भाग उत्पन्न किया जाता है। स्वाभाविक है कि जिस राष्ट्र के 72% से अधिक लोग गांव में निवास करते हैं, कृषि के आधार पर अपनी आजीविका चलाते हैं। आगे हम सब देखते हैं, कृषक संबंधों का अध्ययन एक अनिवार्य आवश्यकता हो जाती है। भारत एशिया में उन विकासशील देशों में आता है जो नियोजन और विकास कार्यक्रमों के माध्यम से चहुमुखी प्रगति की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिए, भारत जो है एशिया में उन विकासशील देशों में आता है जो नियोजन और विकास कार्यक्रमों के माध्यम से चहुमुखी प्रगति की ओर आगे बढ़ रहा है। आगे हम सब देखते हैं, 11वीं पंचवर्षीय योजना में भूमि संबंधों के मुद्दों का आधार तैयार करने के लिए योजना आयोग ने एक वर्किंग ग्रुप नियुक्त किया था। आगे हम सब देखते हैं, यहाँ कृषि के क्षेत्र में हरित क्रांति लाने का प्रयत्न किया गया है। साथ ही स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भूमि सुधारों के द्वारा किराए। आगे हम सब देखते हैं, 12वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र की औसत वृद्धि दर 4% हासिल करने का लक्ष्य तय किया गया। विनिर्माण के लिए 10% का लक्ष्य है। तो देखिए, हम सब क्या पढ़े हैं कि देखिए, 11वीं पंचवर्षीय योजना में भूमि संबंधों के मुद्दों का आधार तैयार करने के लिए योजना आयोग ने एक वर्किंग ग्रुप नियुक्त किया था। और देखिए, यहाँ कृषि के क्षेत्र में हरित क्रांति लाने का प्रयत्न किया गया है। साथ ही स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भूमि सुधारों के द्वारा किराए। और देखिए, 12वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र की औसत वृद्धि दर 4% हासिल करने का लक्ष्य तय किया गया। विनिर्माण के लिए 10% का लक्ष्य है। अब आगे हम सब देखते हैं, अगला जो है यह है भूमि व्यवस्था। अब हम सब भूमि व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, भारत में निम्नलिखित 3 भूमि व्यवस्थाएं प्रचलित थी। तो इसे याद रखिएगा। तो भारत में जो है निम्नलिखित 3 भूमि व्यवस्थाएं प्रचलित थी। तो हम सब एक एक भूमि व्यवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। और दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम सब देखते हैं। तो देखिए, भारत में जो है निम्नलिखित 3 भूमि व्यवस्थाएं प्रचलित थी। तो देखिए, कौन कौन 3 भूमि जो व्यवस्थाएं प्रचलित थी हम सब देखते हैं एक एक करके। तो देखिए, सबसे पहला है रैयतवाड़ी व्यवस्था। तो देखिए, सबसे पहले हम सब रैयतवाड़ी व्यवस्था को देखेंगे। तो देखिए, रैयतवाड़ी सर्वप्रथम इस व्यवस्था को वर्ष 1972 में थॉमस मुनरो ने मद्रास में लागू किया। देखिए, यह यहाँ से देखिए जरूर प्रश्न बन जाता है एग्जाम में। यह भी पूछ लेता है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रचलन सबसे पहले किसने किया। तो देखिए, रैयतवाड़ी व्यवस्था जो सबसे पहले लागू किया
तो देखिए वह थॉमस मुनरो ने किया। कब किया? तो 1972 में। और कहाँ किया? मद्रास में लागू किया। इसे आप याद रखिएगा। जो शनै शनै बम्बई, बरार, मध्य प्रदेश, असम तथा कुंग में प्रचलित हो गई। तो देखिए रयतवाड़ी व्यवस्था लाने का श्रेय जो है भारत में थॉमस मुनरो को है। इसने जो 1772 में जो है रयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया। और देखिए सबसे पहले इसने मद्रास में लागू किया। और देखिए आगे लिखा है जो शनै शनै बम्बई, बरार, मध्य प्रदेश, असम तथा कुर्ग में प्रचलित हो गई। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम सब आगे देखते हैं। इस व्यवस्था में प्रत्येक पंजीकृत जमींदार भूमि का स्वामी होता था, जो सरकार का लगान देने के लिए उत्तरदायी होता था। भूमिदार के पास भूमि को रहने, रखने व बेचने का अधिकार होता था। तो देखिए यह जो रयतवाड़ी व्यवस्था था, इसमें जो है प्रत्येक पंजीकृत जमींदार भूमि का स्वामी होता था, जो सरकार को लगान देने के लिए उत्तरदायी होता था। भूमिदार के पास भूमि को रहने, रखने व बेचने का अधिकार होता था। अब देखिए हम सब चलिए रयतवाड़ी जो व्यवस्था है इसमें से जो इम्पोर्टेंट है, चलिए हम सब उसे देखते हैं। तो सबसे पहले हम सब ए नंबर वाला देखते हैं। तो देखिए भूमि कर न देने की स्थिति में जमींदार को भू स्वामित्व के अधिकार से वंचित होना पड़ता था। तो देखिए भूमि कर न देने की स्थिति में जो है जमींदार को भू स्वामित्व के अधिकार से वंचित होना पड़ता था। अब आगे हम सब देखते हैं। इस व्यवस्था के अंतर्गत यानी रयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत सरकार का रैयत से सीधा संपर्क होता था। देखिए यह भी प्रश्न पूछ सकता है एग्जाम में, तो देखिए इसे याद रखिएगा। तो देखिए रयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत सरकार का रैयत से सीधा संपर्क होता था। और देखिए आगे हम सब देखते हैं रयतवाड़ी व्यवस्था को पहली बार बारामहल जिले में लागू किया गया। इसे भी याद रखिएगा। तो रयतवाड़ी व्यवस्था को पहली बार जो है बारामहल जिले में लागू किया गया। आगे हम सब देखते हैं डी है मद्रास में यह व्यवस्था लगभग 30 वर्षों तक लागू रही। तो देखिए इसे भी आप याद रखिएगा। प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है कि मद्रास में रयतवाड़ी व्यवस्था कितने वर्षों तक लागू रही। तो देखिए मद्रास में रयतवाड़ी व्यवस्था जो है लगभग 30 वर्षों तक लागू रही। आगे हम सब देखते हैं ई है बम्बई में 1835 ईस्वी में लेफ्टिनेंट विनगेट के भूमि सर्वेक्षण के आधार पर रयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई। तो देखिए बम्बई में 1835 ईस्वी में लेफ्टिनेंट विनगेट के भूमि सर्वेक्षण के आधार पर रयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई। अब आगे हम सब देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए एफ वाला है यह। इसमें भूमि की उपज की आधी मात्रा सरकारी लगान के रूप में निश्चित की गई। यानी देखिए इस व्यवस्था में जो है भूमि की उपज की आधी मात्रा जो है सरकारी लगान के रूप में निश्चित की गई। और देखिए 1889 ईस्वी में दक्कन कृषक राहत अधिनियम पारित किया गया। देखिए इसे याद रखा गया। लाइन जो है इंपॉर्टेंट है, एग्जाम इससे जो है प्रश्न बन सकता है, पूछ सकता है कि जो है 1889 ईस्वी में किस कृषक राहत अधिनियम पारित किया गया। तो देखिए 1889 में दक्कन कृषक राहत अधिनियम पारित किया गया। तो दोस्तों ये हम सब पढ़े हैं रयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में। यदि दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। अब आगे हम सब देखते हैं अगला जो देखिए यह दूसरा व्यवस्था है। अगला जो व्यवस्था यह है महालवाड़ी व्यवस्था। देखिए इससे पहले हम सब रयतवाड़ी व्यवस्था पढ़े हैं, उसको जो है उसको जो लागू किया था उसे तो थॉमस मुनरो ने लागू किया था। अब चलिए हम सब देखते हैं महालवाड़ी व्यवस्था के बारे में। तो देखिए यह व्यवस्था समस्त भारत की कुल 30% भूमि पर लागू की गई थी। तो देखिए यह जो महालवाड़ी व्यवस्था थी इसे समस्त भारत की कुल 30% भूमि पर लागू की गई थी। 1817 से 1818 ईस्वी में इस प्रथा का प्रचलन उत्तर पश्चिम प्रांत, मध्य प्रांत और पंजाब में किया गया। तो देखिए यह व्यवस्था समस्त भारत की कुल 30% भूमि पर लागू की गई थी महालवाड़ी व्यवस्था। और देखिए 1817 से 1818 ईस्वी में इस प्रथा का प्रचलन उत्तर पश्चिम प्रांत, मध्य प्रांत और पंजाब में किया गया। इसे आप याद रखिएगा। और देखिए इस व्यवस्था के अंतर्गत भूमि कर की इकाई कृषक का खेत नहीं अपितु ग्राम या महाल होता था। तो देखिए यह जो व्यवस्था था यानी महालवाड़ी व्यवस्था, इसमें जो है
भूमि कर की इकाई कृषक का खेत नहीं अपितु ग्राम या महाल होता था। अब आगे हम सब देखते हैं। देखिए, इस व्यवस्था के तहत भू राजस्व से संबंधित समझौते किसी जमींदार अथवा रैयत से न करके गांव के संपूर्ण पट्टेदारों के साथ किया जाता था। तो देखिए, यह जो मालवाड़ी व्यवस्था था, इस व्यवस्था के तहत भू राजस्व से संबंधित समझौते किसी जमींदार अथवा रैयत से न करके गांव के संपूर्ण पट्टेदारों के साथ किया जाता था। इसके तहत भू राजस्व की दर जो थी 80% थी। तो चलिए हम सब मालवाड़ी व्यवस्था की कुछ विशेषताएं थी, उन विशेषताओं को देख लेते हैं। तो ये सबसे पहले हम सब ये देखते हैं, महाल का अर्थ है गांव। देखिए, इसे आप याद रखिएगा, महाल का अर्थ जो होता है गांव होता है। इस व्यवस्था में भूमि का स्वामित्व संयुक्त रूप से समस्त गांव का रहता था। तो इतना आप याद रखिएगा। तो देखिए, इसकी जो विशेषताएं है, महाल का अर्थ है गांव, इस व्यवस्था में भूमि का स्वामित्व संयुक्त रूप से समस्त गांव का रहता था। बी हम सब देखते हैं, अगला है मालगुजारी लंबरदार वसूल करता था और सरकार के कोष में जमा करता था। तो देखिए, मालगुजारी जो वसूल करता था वह लंबरदार वसूल करता था और सरकार के कोष में जमा करता था। आगे हम सब देखते हैं, गांव की बंजर भूमि, वृक्ष, कुएं आदि गांव की संयुक्त संपत्ति मानी जाती थी। तो देखिए, गांव की जो बंजर भूमि थी, वृक्ष थे, कुएं आदि यह सभी गांव की संयुक्त संपत्ति मानी जाती थी। अब आगे हम सब देखते हैं, यदि कोई कृषक अपनी भूमि छोड़ देता था तो वह गांव की संयुक्त हो जाती थी और पहले के प्रमाण ही बंटवारे के आधार माने जाते थे। तो देखिए, यदि कोई कृषक अपनी भूमि छोड़ देता था तो वह गांव की संयुक्त हो जाती थी और पहले प्रमाण ही बंटवारे के आधार पर माने जाते थे। अब देखिए, कुछ हम सब इम्पोर्टेंट इसमें देखते हैं। देखिए, सारे भारत में भूमि व्यवस्थाओं का प्रसार कैसा रहा, इसका जायजा 1928 से 29 में मिला। देखिए, यहाँ से यहाँ तक आप याद रखिएगा, इसे यह एक इम्पॉर्टेंट टर्म है इतना। तो देखिए, कुल से लेकर अंतर्गत था। तो देखिए, कुल खेती योग्य जमीन यानी 19% अस्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत था, 29% महालवाड़ी बंदोबस्त के अंतर्गत था तथा 52% रैयतवाड़ी बंदोबस्त के अंतर्गत था। देखिए, इससे जो है एग्जाम में प्रश्न जरूर पूछ सकता है। देखिए, यह एक इम्पॉर्टेंट है। अब अगला हम सब देखते हैं, अगला जो व्यवस्था है यह है जमींदारी व्यवस्था। तो इससे पहले हम सब जो है एक रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में पढ़ चुके हैं, उसकी विशेषताएं देख चुके हैं, और उसके बाद हम सब मालवाड़ी व्यवस्था के बारे में पढ़े हैं, उसकी विशेषताएं देखें। अब हम सब जमींदारी व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, 1765 से 1793 के दौरान प्राप्त जानकारी का फल यह था कि कृषि उत्पादन की मात्रा और दाम कितना है, कृषि व्यवस्था को नष्ट किए बिना कितना भू राजस्व वसूल किया जा सकता है, भू राजस्व निर्धारण और वसूली में होने वाले खर्च को किस प्रकार कम किया जा सकता है। तो देखिए, जमींदारी व्यवस्था के बारे में हम सब देख रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, 1765 से लेकर 1793 के दौरान प्राप्त जानकारी का यही फल था कि कृषि उत्पादन की मात्रा और दाम कितना है, कृषि व्यवस्था को नष्ट किए बिना कितना भू राजस्व वसूल किया जा सकता है, भू राजस्व निर्धारण और वसूली में होने वाले खर्च को किस प्रकार कम किया जा सकता है। आगे हम सब देखते हैं, यह सब कंपनी के साहबों की समझ में नहीं आया था। अंत में जब कंपनी की हालत ठीक नहीं थी तब लॉर्ड कॉर्नवालिस ने फैसला किया भू राजस्व की वसूली जमींदारों के हाथ में हो। और देखिए, वे प्रजा से कितना वसूलें इस बारे में कंपनी को कुछ तय नहीं करना है। जो भूमिकर कंपनी को मिलना है वही अगर जमींदार दे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, और अगर जमींदार भू राजस्व न दे सके तो उसकी जमींदारी खत्म करके उसकी जगह नए जमींदार को बिठा दिया जाए। तो देखिए, इसे आप याद रखिए, यानी इसको समझिए। तो देखिए, यह सब कंपनी के साहबों की समझ में नहीं आया था। अंत में जब कंपनी की हालत ठीक नहीं थी तब लॉर्ड कॉर्नवालिस ने फैसला किया कि भू राजस्व की वसूली जमींदारों के हाथ में हो। वे प्रजा से कितना वसूले इस बारे में कंपनी को कुछ तय नहीं करना है। जो भूमि कर कंपनी को मिलना है वही अगर जमींदार दे दें
तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, और अगर जमींदार भू राजस्व न दे सके तो उसकी जमींदारी खत्म करके उसकी जगह नए जमींदार को बिठा दिया जाए। अब आगे हम सब देखते हैं। देखिए, बार बार भू राजस्व के निर्धारण की जिम्मेदारी से बचने के लिए कॉर्नवालिस ने सिफारिश की, यानी 1789 से 90 में देय भू राजस्व था वह मोटे तौर पर प्रजा द्वारा जमींदार को देय राशि को 9/10 भाग था, उसे ही अस्थायी रूप से भू राजस्व मान लिया जाए, यही था। तो देखिए, बार बार भू राजस्व के निर्धारण की जिम्मेदारी से बचने के लिए कॉर्नवालिस ने सिफारिश की। 1789 से 90 में देय भू राजस्व था वह मोटे तौर पर प्रजा द्वारा जमींदार को देय राशि को 9/10 भाग था, उसे ही अस्थायी रूप से भू राजस्व मान लिया जाए, यही था। अब आगे हम सब देखते हैं, इसमें ए नंबर है, इसे देखिए, अस्थायी या इस्तेमरारी बंदोबस्त। देखिए, यह एग्जाम में काफ़ी बार पूछता है। तो देखिए, इस व्यवस्था के तहत जमींदार द्वारा जो राशि शासन को देनी थी वह हमेशा लिए तय कर दी गई। तो देखिए, अस्थायी या इस्तेमरारी बंदोबस्त यानी इस व्यवस्था के तहत जमींदार द्वारा जो राशि शासन को देनी थी वह हमेशा के लिए तय कर दी गई और उसमें भविष्य में बढ़ोतरी की कोई संभावना नहीं थी। अगर किसी जमींदार को भविष्य में अपनी जमींदारी से चाहे किसी भी कारण से खेती में सुधार के कारण या फिर उसके ज़्यादा वसूल कर पाने की क्षमता के कारण ज़्यादा आमदनी होने लगे तो वह राशि का भुगतान करने के बाद शेष अपने पास रख सकता था। तो दोस्तों, यह था जो है यह जमींदारी व्यवस्था था। आज हम कुल जो है एक हम सब ग्रामीण विकास के बारे में पढ़े हैं। भूमि व्यवस्था यानी रयतवाड़ी व्यवस्था, मालवाड़ी व्यवस्था, जमींदारी व्यवस्था, इनके बारे में पढ़े हैं। यदि दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, नमस्कार।